तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ रहे थे और बार मैग्नेट हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, अच्छे से रिवाइज करो। मुश्किल से 2 लेक्चर और बचे, 2 आज वाला, कल परसों, 3 मानो, आज का छोड़ के 2 और। ठीक, तो 3 लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है। तो रिवाइज कर लो अच्छे से, यूनिट फिनिश ही होने वाला है, तो कुछ बचा नहीं है। तो मैंने तुम लोगों को बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ केसेस पढ़ाए थे। ठीक है, अब बाकी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बचा है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जियोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक, तो अर्थ जो होता है, अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। समझना कैसे है, देखो कुछ एविडेंस मिले। ठीक है, उन एविडेंस के बेस पे हमने बोला कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। वो एविडेंस कौन कौन से थे, तो सुनो। पहला एविडेंस ये था कि अगर किसी भी बार मैग्नेट को लेते थे, बार मैग्नेट को लेने के बाद उसे धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड करते थे। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रुकती थी, उसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकता था। एंड एविडेंसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला था इफ बी फ्री, if we suspend a bar magnet, it always stops in a particular डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब तो ये है कि उस पर कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा, और मैग्नेट पे मैग्नेट के कारण ही फोर्स लगता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे, तो वहाँ पहले से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो इसका मतलब ये था, पहला सबूत ये मिला। दूसरा, इफ वी प्लेस आयरन रॉड इनसाइड द अर्थ, ठीक है, अर्थ, देन इट एक्वायर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब ये कि अगर हम आयरन का कोई पीस ले लें और उसको मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दें, और वो काफ़ी टाइम तक उसके अंदर दबा रहे, मान लो 1 महीने के लिए तुमने उसके अंदर दबा के रख दिया और फिर तुमने उसको निकाला, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है वो रॉड, वो मतलब आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये दूसरा एविडेंस था जिसके बेस पे हम ये कह सकते थे कि कोई भी आयरन का पार्टिकल लो और उसको अर्थ के अंदर दबा दो कुछ दिन के लिए, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो उस पर इफेक्ट डालती है जिससे वो मैग्नेट बनने लगता है। ठीक, तो दूसरा एविडेंस ये मिला। और तीसरा एविडेंस था इफ बी प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एनी बार मैग्नेट always gets a neutral point, ठीक है ना, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना। इफ वी प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ड्यू टू एनी बार मैग्नेट ऑलवेज गेट अ न्यूट्रल पॉइंट। आगे चल के तुमको ये पता भी चलेगा, मैं प्लॉट करूँगा। तो मतलब अगर कोई बार मैग्नेट हमको दिया जाता है तो हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से जनरली एन पोल से निकलती हैं, एस पोल की तरफ जाती हैं, उनका प्लॉट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। तो न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा कि कोई एक और मैग्नेटिक फील्ड हो पहले से प्रेजेंट, और जिसके मैग्नेटिक फील्ड को इसका मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं पर कैंसिल आउट करे, जिससे वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिले। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट मिलने का मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन बातें थी, तो इनसे हमको ये पता चला कि ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह, ठीक। अब इनके रीजन्स क्या दिए गए, रीजन्स कि क्यों है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। तो दो तीन बातें बता देता हूँ। रीजन्स, पहला रीजन ये लिख लो, ठीक है, कि अर्थ हैज एटमॉस्फेयर एंड दिस atmosphere has ionized gases. If Earth rotates, about its own axis, then these gases rotates with Earth, behaves like moving charge, behaves like मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो ये सब मिलके डायपोल बना सकते हैं। तो उस डायपोल का रिजल्टेंट जो सब मिला के, मतलब ये बोला गया कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है और अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में आयोनाइज गैसेज हैं, ठीक है। तो आयोनाइज जो गैसेज हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए, तो वो अर्थ के साथ घूमते हैं, और अर्थ के साथ अगर वो घूमते हैं, अर्थ के साथ अगर वो घूमेंगे तो दे विल बिहेव लाइक, तुमने देखा था कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक पे जाता है, घूमता है, तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो अर्थ अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो उसके आसपास की गैसेस भी घूमती हैं, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी घूमते हैं, तो वो घूमते तो वो एक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, तो उसके कारण हो सकता है। तो पहला रीजन तो ये दिया गया, ठीक है। एक रीजन ये याद रखोगे, ठीक है। तो ये मतलब ये जस्ट नॉलेज के लिए है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता यहाँ। एक रीजन और मैं लिख देता हूँ, अर्थ हैज मॉल्टन कोर, ठीक है, एंड दिस कोर हैज चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, these particles behaves like, these particles behave like वही मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो ये सब बातें थी, इन सब बातों को जोड़ के बाकी ये बोला गया कि हर एक पार्टिकल एटम्स से मिलकर बना होता है और इंडिविजुअल एटम का कुछ डायपोल मूवमेंट होता है, वो हमने बोर्स मैग्नेट्रॉन में कैलकुलेट किया था। तो पूरी अर्थ का भी अपना कुछ डायपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो। अब इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो,
ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, स्फेरिकल है, ये एकदम परफेक्टली ये वाली लाइन इसके सेंटर से गई, ठीक है, ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ और ये है जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। ये डायरेक्शंस हैं, ये है ईस्ट और ये वेस्ट। ये सारी थ्योरी समझने के बाद जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि अर्थ नॉर्थ की तरफ, अर्थ के नॉर्थ की तरफ अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, ऐसे। ठीक है, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। ये कैसे पता चला? जब फ्रीली सस्पेंड बार मैग्नेट ऑटोमेटिकली उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है तो मतलब उधर कोई साउथ पोल रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो है, अब सबको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, और ये साउथ से ऐसे एंटर करती हैं और पूरा लूप बनाती हैं। तो मैं इसमें तो बार बार तो नहीं बनाऊंगा, तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ पोल से ऐसे निकलती हैं और साउथ पोल से ऐसे एंटर करती हैं, ठीक है। डायरेक्शन बना लेंगे तो ये देखो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं फील्ड लाइंस, ऐसे जा रही हैं, साउथ पोल से एंटर कर रही हैं। ठीक, इस तरीके से होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहाँ से निकलती हैं और ये ऐसे करके साउथ से एंटर करती हैं। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है, ठीक। ये हमको कहाँ से हिंट मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है जब फ्रीली सस्पेंड बार मैग्नेट ऑटोमेटिकली उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में जाके रुकता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन रुकने का मतलब क्या है? यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाके तो रुकेगी, तो मान लो अगर इधर एन पोल रहा होगा, इधर एस पोल रहा होगा, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें कोई बार मैग्नेट रखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन में जाके रुकेगी, ठीक है। इधर एस और इधर एन, यही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो सिखाया था, ऐसे ही जाके रुकेगी अपने आप से, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाके रुकेगी। तो इसका मतलब साउथ पोल किधर रुकेगा? जिधर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल होगा, और नॉर्थ पोल किधर रुकेगी? जिधर साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकता है, तो इधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो, अब हमको यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बतानी है, वो मैं तुमको बताता हूँ। एक होता है जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, द लाइन पासिंग नॉर्थ, ए लाइन पासिंग हियर, दिस इज जस्ट लाइन joining the north and south direction। ये तो जियोग्राफिकल एक्सिस हो गया, दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? दिस इज लाइन passing through line, this is the axis of magnet कह सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? दिस इज लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये तो जानते ही हो, वो डेफिनेशन ही वही है। तो जियोग्राफिकल एक्सिस क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है?
इस मैग्नेट का एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेट ऑफ अर्थ। अब होता है ये सबसे बड़ा सर्कल बनाया जाता है, इसको बोलते हैं। अब ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, इसको बोलेंगे दिस सर्कल इज कॉल्ड जियोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक, एक ये सर्कल बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो देखो ये एक्सेस तो सबने लिख लिए, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सीधी सीधी लाइनें होती हैं। तुम इक्वेटर्स को समझो। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, तो देखो जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये क्या है? दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सेस। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेन है एक तरीके से, लार्जेस्ट प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सेस। ये हो गया जियोग्राफिकल इक्वेटर। ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? दिस इज लार्जेस्ट प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सेस। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेन परपेंडिकुलर टू, ये मैग्नेटिक एक्सेस है ना, ये वाली लाइन ऐसे करके मैग्नेटिक एक्सेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सब ऐसे ही याद रखना है। ठीक, ये इसके बाद आता है, एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है? दिस इज प्लेन along the axis of plane along geographical axis, plane along geographical axis। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन, this is plane along magnetic axis। ठीक है, मतलब इससे ऐसे वाला प्लेन एकदम सीधा सीधा, इस एक्सिस के अलोंग वाला प्लेन सीधा सीधा। दिस प्लेन मीन्स अगर मैं इसके अलोंग कॉपी रख दूं कुछ भी ऐसे, तो वो कॉपी ऐसे, दिस विल बी द प्लेन। ये वाला प्लेन क्या होगा? ये प्लेन क्या बनेगा? दिस प्लेन इज मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होते हुए ये प्लेन क्या बनेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, टर्मिनोलॉजी अभी याद रखो, आगे चल के हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो प्लेन होंगे जो एक्सिस से पास करेंगे, ठीक है, और साथ साथ एकदम, ठीक है, ऐसे ही सीधा पास करना है। ये जो सर्कल है ना, ये जो प्लेन बना था ये वाला, दिस इज जियोग्राफिकल इक्वेटर वाला जो प्लेन बना था, एकदम इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस, तो ऐसे ही पास होते हुए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही पास होते हुए, ऐसे तो वैसे तो ये लाइन है, ये एक्सिस वाली लाइन है, तो ऐसे पास होते हुए तो बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं, लेकिन ऐसे वाला प्लेन सीधे सीधे, ऐसे वाला प्लेन कौन सा? जो इसके एकदम इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा। ठीक है ना, तो वो जो प्लेन्स हैं वो मेरिडियन बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरिडियन बोलने के बाद अब तुम देखो ध्यान से, अब आते हैं अपने पास एलिमेंट ऑफ
एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक तो केवल कहानी थी, यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होता है, ठीक। एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो पहला होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है, इसको थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल। दिस इज लाइक दिस इज जनरली ये 11.5 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो याद रखना कि उनके बीच का, उन दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल है, ठीक है। और अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो परफेक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, वही उनके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। दूसरा होता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और इसका दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ डिप, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? मैग्नेटिक, दिस इज मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप। ये क्या होता है? ये होता है, देखो अगर देखा जाए तो ऐसे करके एक प्लेन बनाया और ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक, ध्यान से देखना। मैंने कहा था वो प्लेन सीधे सीधे होगा एकदम जैसे कॉपी होती है। ठीक, ये दोनों मेरिडियन हो गए और इनके बीच का एंगल हो गया थीटा, ठीक। एक मिनट, ये देखो, ये जो सामने से प्लेन दिख रहा है ना परफेक्ट, इसको मैं मैग्नेटिक मेरिडियन नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ये पीछे बना रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे की साइड, ठीक है, पीछे की साइड बना रहा हूँ। इनके बीच का एंगल क्या है? ठीक है, पीछे की साइड जो है अपना, ये सामने जो फ्रंट में दिख रहा है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। पीछे ये वाला जियोग्राफिकल मेरिडियन, जीएम से लिख दिया, वो क्या है? जियोग्राफ। और मैग्नेटिक मेरिडियन की बात होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन अब होता क्या है, सुन। अब एक बार मैग्नेट को लिया और उसको फ्रीली सस्पेंड किया, फ्रीली सस्पेंड करने वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है नीचे की तरफ, वो परफेक्टली कभी भी ऐसे करके हॉरिजॉन्टल नहीं रुकती, वो थोड़ी सी ऐसे करके हो जाती है तिरछी, ठीक है, नीचे की तरफ। तो वही बार मैग्नेट अब उसको लटकाएंगे मैग्नेटिक मेरिडियन में, ठीक। तो वो इस तरीके से जो बार मैग्नेट है ना वो नीचे की तरफ चली जाती है, और ये जो है एग्जैक्टली जब जाती है तो ये जाती है हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे, और जितना हॉरिजॉन्टल से नीचे जाती है उसी को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, एंड दैट ऑलवेज गोज अलोंग टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दैट ऑलवेज गोज अलोंग टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये, ठीक है, वो किधर जाके रुकेगी? वो रुकेगी जाके टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के अलोंग। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो होता है वो एग्जैक्टली ना हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है, एकदम वर्टिकल भी नहीं होता है, वो बीच में होता है, थोड़ा सा, दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो ये ऐसे करके जाएगी, इधर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
और दूसरा कंपोनेंट आया वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजेंटल से इतना नीचे चली गई या हॉरिजेंटल से इतना नीचे टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होता है, तो वो एंगल ऑफ डिप कहलाता है। ठीक है, तो डिप को सीधे से याद करने का तरीका क्या है, सीधे से ऐसे याद कर लो कि जितना नीचे की तरफ झुक जाती है बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करने पे, जितना नीचे की तरफ झुक जाती है हॉरिजेंटल से, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप बोला जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको तो मिटा दूं, चलो एंगल ऑफ डिप हो गया, समझ में आया। एंगल ऑफ डिप, दिस इज द एंगल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम हॉरिजेंटल, या तो ऐसे बोल दो, या दिस इज एंगल ऑफ दैट बार मैग्नेट मेक्स फ्रॉम हॉरिजेंटल। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये नहीं लिख रहे, इतना बोल दिया। अब देखो ये हो गए, ये दो हो गए, और तीसरा है, ठीक है, एक हो गया एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में, एक हो गया मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दूसरा हो गया मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और तीसरा है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो BH होगा। ठीक है, वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सब मैग्नेटिक मेरिडियन में बनाए गए हैं। ठीक, आगे चल के तुमको पता चलेगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन और कोई और प्लेन में क्या अंतर है। तो देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब सुनो, देखो हम कहेंगे tan del इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट, पहली इक्वेशन। ठीक, और हम लिखेंगे यहाँ से ऐसे BH इज इक्वल्स टू क्या है, B cos del, या BB इज इक्वल्स टू कितना है, B sin del। ठीक है, सब कुछ ये इक्वेशंस आनी चाहिए, और B इज इक्वल्स टू कितना होगा, रूट में BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप यहाँ से आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा, कोई एक कंपोनेंट दिया होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, दूसरा निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, ये सारी इक्वेशंस यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो ये है, ये एंगल ऑफ डिप निकालने का तरीका है। एंगल ऑफ डिप अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है, मतलब कोई भी बार मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी और एंगल पे जाती है, किसी दूसरे प्लेन में। मैग्नेटिक मेरिडियन एक पर्टिकुलर प्लेन है, उसके अलावा बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं, वो आगे चल के धीरे धीरे तुमको आइडिया हो जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशंस अपने काम आएंगी। अब मैं एंगल ऑफ डिप निकालता हूँ कुछ अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन सबको पता है, तो मैं इनको देखो, जो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ या एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ तीन है। एक क्या है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दूसरा क्या है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप, तीसरा क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तुम सोचो वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं, तो जो हैं वही याद करने हैं, टर्मिनोलॉजी है, जो पढ़ रहे हो उसको याद करना है, समझना है। ठीक, तो देखो अब इसके बाद मैं अलग अलग पॉइंट्स पे वो निकालता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, इसको नहीं मिटा रहा हूँ, इसकी मुझको ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, एट इक्वेटर्स एंगल ऑफ डिप कितना होता है। सुनो, देखो ये इक्वेटर्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये इक्वेटर्स हैं, तो इक्वेटर्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वेटर्स पे, ये सरफेस है हॉरिजेंटल, ठीक है, तो उसके पैरेलल हो गई। तो अगर ये मैं इक्वेटर पे खड़ा हूँ, तो इक्वेटर पे अब तुम सोचोगे कौन सा इक्वेटर, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, कोई सा एक इक्वेटर मान लो। ये मैंने अलग अलग करके दिखा दिए, तो बाकी काफ़ी नज़दीक होते हैं। जब जनरली बोला जाता है तो एक ही मानो, ठीक है, ये मत सोचना कि ये अलग है ये अलग, ठीक है, एक ही मान लो कोई सा। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेटर पर खड़ा हूँ, तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ये सरफेस के कैसे जा रही हैं, ये सरफेस है, सरफेस के पैरेलल जा रही हैं, सरफेस के पैरेलल, देखो पैरेलल जा रही हैं। तो सरफेस के पैरेलल क्या होता है, हॉरिजेंटल। तो वहाँ पे मैं कहूँगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा 0, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 0। तो B इज इक्वल्स टू कितना हो गया, BH। तो B इज इक्वल्स टू कितना हो गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्योंकि
अगर वर्टिकल कंपोनेंट वहाँ 0 हो गया तो बी इक्वल्स टू बी एच आ गया, और टेन डेल कितना हो गया, टेन डेल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 0, तो डेल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सुनो, तो ये पूछा जाता है कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, तो एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे कितना होता है 0। दूसरी बात ये कि अगर तुम इस बात को समझने की कोशिश करो तो मैंने कहा था जिधर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जिधर होता है टोटल, वो हॉरिजेंटल से वही एंगल ऑफ डिप कहलाता है। तो एक्चुअल में तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल, मतलब वो तो हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल ही रुकेगी बार मैग्नेट। अगर तुम इक्वेटर पे लेके जाओगे तो कैसी रुकेगी, एकदम हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल से ही एंगल मेजर करते, तो एंगल कितना हो गया इसका, एंगल ऑफ डिप 0 हो गया, तो 0 इक्वेशन से भी आ गया। ठीक, फिर उसके बाद मान लो एक और क्वेश्चन। अब तो ये इक्वेशन याद हो गई होंगी, बहुत पुरानी इक्वेशन है, आसान सी, वेक्टर में कितनी बार देखी है, ऐसी इक्वेशन है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, एट पोल्स, अगर पोल्स पे देखा जाए तो ये पोल्स पे देखो कैसी हो गई हैं एकदम, पोल्स पे ऐसे करके ऐसे एंटर कर रही हैं, सरफेस ये सरफेस, तो सरफेस के कैसे एंटर कर रही हैं, सरफेस ऐसे है, ठीक है, और ये पोल्स पे ऐसे करके एंटर करती है एकदम ऐसे करके, तो सरफेस से कैसी हो गई, वर्टिकल, तो वर्टिकल हो गई, तो सरफेस पे एंगल ऑफ डिप निकाल रहे हैं, तो वर्टिकल हो गई, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो गया 0, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकल ही हो गया केवल, तो टेन डेल कितना हो गया, टेन डेल इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल, तो डेल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया, क्योंकि 0 का मतलब हुआ दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब 1090 मतलब डेल। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एकदम वर्टिकल हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर तुम पोल्स पे हो तो पोल्स पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके एंटर कर रही हूँ, इस तरीके से एंटर कर रही हूँ, तो इस तरीके से अगर एंटर करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा वर्टिकल, तो निडल भी ऐसे ही जाएगी, तो निडल हॉरिजेंटल से कितना नीचे चलेगी 90 डिग्री, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये दो तो मेन है, ये तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पोल्स पे कितना होगा, इक्वेटर पे कितना होगा। बाकी मान लो किसी पॉइंट पे क्वेश्चन हम दे सकते हैं, तो इसलिए ये डायग्राम मैंने बना के रखा था कि जिससे तुमको बता सकूं कि इक्वेटर के आसपास कैसा हो जाता है, पैरेलल, इक्वेटर के आसपास कैसी हो जाती है, पैरेलल, तो वहाँ पे केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, और पोल्स के पास जाके एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है वर्टिकल, तो वहाँ केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ठीक, बाकी पोल्स से इक्वेटर के बीच में दोनों कंपोनेंट होंगे, मतलब हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट दोनों होंगे। ये तो मैंने दो एक्सट्रीम पोजीशन ली, ज़्यादातर ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, अब मुझे इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, ये सब एक ही बार में याद कर लेना है। हमने पढ़ा था जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। ठीक, फिर मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के जो है 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसका पहला एलिमेंट मैंने बोला कि उसका पहला एलिमेंट होता है दिस इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, वो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 11.5 डिग्री। फिर उसके बाद मैंने दूसरा बोला था, मैंने कहा वो एंगल ऑफ डिप होता है, या एंगल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, या फिर एंगल सॉरी दिस इज मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप होता है। ठीक, तो वो मैंने बोला था, तो वो तुमको पता चल गया, वो डेल होता है, वो किसका एंगल होता है, वो हॉरिजेंटल से इतने बार मैग्नेट जितना नीचे चली जाती है, हॉरिजेंटल से इतना नीचे चली जाती है, वो एंगल फ्रॉम द हॉरिजेंटल जो वो निडल बनाएगी, वो एंगल ऑफ डिप कहलाता है। या फिर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जिधर होता है एक्चुअल में, दोनों कंपोनेंट होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जिधर होता है दैट इज़, वो हॉरिजेंटल नहीं होता, वो हॉरिजेंटल से कहीं और होता है, नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम बोल सकते हैं ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये कहानी मैंने 2 जगह। अब मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि मान लो एट अ प्लेस वर्टिकल कंपोनेंट इज रूट 3 टाइम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा। तो बहुत आसान, ठीक है, ये बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। 10 डेल इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल,
वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ऐसे लिख लो, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल, वर्टिकल कंपोनेंट कितना √3 BH डिवाइडेड बाय BH कट गया, तो डेल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो कहीं पे कुछ भी बोला जाए तो वो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको दिए जाएंगे तो तुम कर सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, वैल्यू दे के भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो कर लोगे। अब हम कुछ और निकालते हैं। अब हेडिंग डालो, दिस इज एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, ये बहुत अच्छा है। एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है, देखो अब सुनना ध्यान से कि जो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है वो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, ठीक। एपरेंट एंगल ऑफ डिप होता है किसी रैंडम प्लेन में। मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन है, जो एक्सिस था ना, उस एक्सिस से ऐसे पास होते हुए, इस एक्सिस से ऐसे पास होते हुए बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, ऐसे ऐसे वाला भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये तो ये वाला था केवल, ठीक है, जो जियोग्राफिकल मेरिडियन या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा था, ठीक है ना, इक्वेटर के परपेंडिकुलर आ रहा था, ठीक है। तो वो एक ही प्लेन था। तो ऐसे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, तो उस प्लेन में जो तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल निकल के आता है वो क्या कहलाता है, वो तो होता है तुम्हारा ट्रू एंगल ऑफ डिप, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। लेकिन किसी नए प्लेन में एपरेंट एंगल ऑफ डिप ही निकल के आता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये बहुत ही अच्छा है। तो एक बात समझते हैं, देखो इसके लिए मुझे तुमको बताना पड़ेगा डिप सर्कल, ठीक है। तो देखो डिप सर्कल, डिप सर्कल देखो कैसा होता है। ये एक ऐसा बॉक्स होता है और ये तुमको इस तरीके से ऐसे एक बॉक्स होगा, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाते हैं। ऐसे होता है। एक तो ये सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है, इस सर्कुलर स्केल में बना रहा हूँ। ये केवल मैं क्वेश्चन कराने के लिए बना रहा हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सब तुमसे कोई बोर्ड में या लिखने को कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। ठीक, अब इसमें अपने पास एक मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है जो इसमें ऐसे बांध दी, ठीक है, किसी तरीके से सेट कर दी, हिंज कर दी, ठीक है। एंड दिस निडल, मान लो ये एन पोल है, ये एस पोल, ये वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, ठीक। अब तुम देखो इसको इस बॉक्स में बंद कर दिया, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में कर दिया इसको बंद। अब उसके बाद एक नीचे स्केल होता है ऐसे, ठीक है, और वो होता है सर्कुलर स्केल। ऐसे ये सर्कुलर स्केल हॉरिजेंटल, ठीक। इस बॉक्स, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसपेरेंट बॉक्स। ये वर्टिकल स्केल है, ये हॉरिजेंटल है, ये निडल है। ठीक, अब सुनो, देखो एक बात को समझो कि हम करते क्या हैं कि अपने पास एपरेंट एंगल ऑफ डिप को समझते हैं। एपरेंट एंगल ऑफ डिप को समझने के लिए मैं तुमको एक बता दूं कि मैं एक नया प्लेन ले रहा हूं, ठीक है। तो मान लो ये कि नया प्लेन है, ये कोई, दिस इज न्यू प्लेन, और ये पीछे की तरफ अपना मान लो मैंने मान लिया है, और इनके बीच का एंगल कुछ भी है फाई, ठीक। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमको वो रखना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बात समझो, ऐसे ही हाथ से ही समझ लेते हैं। इससे समझ में आएगा नहीं। देखो ये है, ठीक। इसमें मेरे पास दो प्लेन है और इनको बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। देखो ध्यान से, एक ये तुमको सामने से दिख रहा होगा और एक ये पीछे है। अब दोनों मुझको पकड़ने पड़ रहे हैं इसलिए, लेकिन मैं तुमको दिखा दूं ये हैं, ये सही है। अब एक बात समझना कि मान लो मैं तुमसे कहूँ इसको हटाओ, और ये वाला प्लेन ये थोड़ा सा तिरछा है एक्चुअल में, पहले वाला जो पीछे है वो थोड़ा ऐसे है, ठीक। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर मैं कहता हूँ ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नीचे। मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है कि देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन जो अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वो किस में है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेन में है जो मैंने थोड़ा पीछे बनाया है, ठीक है। सामने मैंने नया वाला प्लेन बनाया है, तो पीछे वाला जो थोड़ा तिरछा है वो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक। तो उसमें है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नीचे, ठीक। अब मैंने दूसरा वाला जो प्लेन है वो सामने बनाया ऐसे एकदम, ठीक है, एक थोड़ा पीछे बनाया था। तो अब उसमें जो बार मैग्नेट है उसको अगर तुम फ्रीली सस्पेंड करोगे तो फिर वो नीचे जाएगी ऐसे, इसके अलाउंग, ठीक है, इसके एक तरीके से ये डायगोनल के अलाउंग कहीं, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर। तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों केसेस में इधर ही आया है, चाहे मैं ऐसे बनाऊँ चाहे मैं ऐसे बनाऊँ, वो तो एकदम नीचे ही आ रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले इधर था, ठीक है, मतलब वो वाले प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन में इधर था, लेकिन नए वाले प्लेन में एकदम तुम्हारे सामने दिख रहा है, एकदम ऐसे है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहने का मतलब वो बदल गया, उसकी डायरेक्शन पहले इधर थी अब इधर हो गई, तो वो मैं अलग से भी बना दूंगा उधर। लेकिन अब इस बात को समझ लो, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा। जो पीछे वाला है ये क्या है, ये वाला प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, और ये सामने से है ये न्यू प्लेन है, ठीक है, न्यू प्लेन जिसमें हम एपरेंट एंगल ऑफ डिप निकालेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है कि इसमें इस तरीके से बार मैग्नेट ऐसे जाएगा, नया वाला एंगल ऑफ डिप डेल डैश आएगा, ये जो भी होगा बी डैश होगा, इसका ये कंपोनेंट इधर बी डैश होगा, और इसका ये कंपोनेंट इधर बी एच डैश होगा, ठीक। अब तुम देखो इस समय एंगल ऑफ डिप नया वाला कितना आएगा, 10 डेल डैश इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट नया वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नया वाला। वर्टिकल कंपोनेंट नया वाला पुराने वाले के बराबर है, तो बी हम कहेंगे बी बी डैश इज इक्वल्स टू बी बी है, बट बी एच डैश इज इक्वल्स टू बी एच कॉस फाई होगा। और फाई क्या है, फाई उन दोनों
नए जो प्लेन है, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और नया वाला प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल है फाई। ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना है? फाई। मैग्नेटिक मेरिडियन पीछे है और ये नया वाला प्लेन सामने है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? फाई। तो अगर इधर होगा बी बी तो उसका सॉरी इधर होगा बी एच, तो बी एच कॉस फाई इधर आएगा, तो बी एच कॉस फाई नया वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा। तो नया वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच कॉस फाई होगा। ठीक है, तो बी बी ओवर, ये तो हम जानते ही हैं कि टेन डेल क्या होता है? बी बी ओवर बी एच। तो बी बी ओवर बी एच की जगह टेन डेल लिखेंगे, तो टेन डेल ओवर कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला याद रहे हम लोगों को तो कितना अच्छा रहेगा। दिस इज टेन डेल, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप और एपरेंट एंगल ऑफ डिप में रिलेशन है। तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप, तो फाई क्या है? फाई उनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो अगर तुम और इसको देखना चाहते हो तो तुम इसका टॉप व्यू बना सकते हो। ठीक है, टॉप व्यू बनाओगे तो क्या होगा? एक ऐसे होगा बस, ठीक है, और एक होगा ऐसे। ठीक है, तो एक बात साफ है कि इसका इधर कंपोनेंट आएगा, ये फाई है तो ये कितना आएगा? अगर ये बी एच था तो ये बी एच कॉस फाई आएगा। ठीक है, टॉप व्यू बना के देख लिया हमने। ठीक है, इसका कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे ही रहेगा, तो पहले वाला और नया वाला वो बराबर ही होंगे। ठीक है, तो एक बार सोचोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था पहले वाला पीछे था तो उसका कंपोनेंट इधर आएगा, पीछे था उसका कंपोनेंट इधर आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट पहले भी नीचे था अब भी नीचे, तो वो बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज आएगा, उसकी वजह से नया एंगल ऑफ डिप आएगा। तो हर अलग अलग प्लेन में, वहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं, हर अलग अलग प्लेन में एंगल ऑफ डिप अलग अलग होगा, और किसी भी नए प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी भी नए प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप होगा उसका नाम होगा एपरेंट एंगल ऑफ डिप। एक्चुअल एंगल ऑफ डिप हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगा। तो देखो ये डिप सर्कल मैंने किस लिए बनाया है? ए वाला नया वाला रिलेशन याद रहे, फाई क्या है वो भी याद रहे। ठीक, फाई, अब सुनो, देखो डिप सर्कल की हेल्प से हम एक्चुअल एंगल ऑफ डिप और एपरेंट एंगल ऑफ डिप निकालते हैं। ठीक, तो मैंने तुमसे कहा एंगल ऑफ डिप बताओ, तो तुम मैग्नेटिक मेरिडियन में ही बताओगे। अब तुमको पता चलेगा मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है। ठीक है, तो मैं तुमको कहूँगा ये है डिप सर्कल। ये क्या करता है सुनो, तो इसमें क्या है कि ये बार मैग्नेट है जो कि वर्टिकली घूम सकती है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो वो बॉक्स नीचे सर्कुलर स्केल है, बॉक्स को पकड़ा घुमा दिया, बॉक्स आसानी से घूम सकता है, पूरा ऐसे करके रोटेट हो जाएगा बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है। अब अगर बॉक्स रोटेट कर सकता है तो हमने घुमाया 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 घुमा घुमाते घुमाते ले गए और वहाँ पे ले गए जहाँ पे जाके क्या हुआ कि एंगल, ये निडल एकदम वर्टिकल हो गई। निडल कैसी होगी? वर्टिकल। अब निडल वर्टिकल कहाँ होती है? निडल वर्टिकल होती है वहाँ मीन्स पोल्स पे, या तो निडल वर्टिकल कहाँ होती है? पोल्स पे होती है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे अगर फाई हो जाए 90, फाई 90 तो कॉस 90 0, कॉस 90 0 तो नीचे 0, मतलब डेल्टा एस कितना आ गया? इनफाइनाइट। तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप कितना आ गया? मतलब किसी नए प्लेन में हो सकता है, क्योंकि हम पोल्स पे तो है नहीं, पोल्स पे तो नहीं गए ना। और निडल कैसी हो गई? वर्टिकल। निडल वर्टिकल हो गई तो हम पोल्स पे नहीं है, तो सीधी सी बात है हम नए प्लेन में हैं, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, हम किसी नए प्लेन में हैं। और वो नया प्लेन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो नया प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री कहीं आगे है। ठीक, फिर चुपचाप वहाँ से नीचे वाले स्केल पे वो एंगल देखेगा पूरा कि वो कहाँ है, फिर वहाँ से पूरा 90 डिग्री घुमा के बॉक्स को वापस ले आए, और जैसे ही 90 डिग्री पूरा घुमा के वापस लाए जहाँ पहुँचे, समझ लो वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्यों? क्योंकि हम 90 डिग्री मैग्नेटिक मेरिडियन के आगे थे, तो 90 डिग्री वापस आना पड़ेगा, घुमा लो वापस। अब वो आगे पीछे वाला खेल नहीं है, बस ये है 90 डिग्री घुमाना है, किसी डायरेक्शन में घुमा दो। ठीक, तो कहने का मतलब 90 डिग्री अगर तुमने घुमा दिया तो तुम कहाँ पहुँच गए वापस? क्योंकि तुम 90 डिग्री आगे थे मैग्नेटिक मेरिडियन से, इसलिए तुम मैग्नेटिक मेरिडियन पहुँच गए। अब तुमको जितना एंगल मिलेगा, अगर वो 37 डिग्री मिलता है, 30 डिग्री मिलता है, जितना भी मिलता है, वो जो एंगल मिलेगा दैट इज एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। ये इसका रोल है। अब तुमको समझ में आया होगा, तुमको लगा होगा कि ये क्या है। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू मेजर द एपरेंट एंगल ऑफ डिप एज वेल एज एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। एपरेंट तो कहीं भी रेंडमली तुमको मैं ये दे दूं, तुम ऐसे रेंडमली मेजर कर लोगे, लेकिन मैं कहूँगा
एक्चुअल एंगल ऑफ डिप क्या है, तो तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि पहले घुमा के उसको घुमाते 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 वहाँ ले जाओ जिससे निडल हो जाए वर्टिकल। निडल वर्टिकल का मतलब हम एक ऐसे प्लेन में पहुँच चुके हैं, हम एक ऐसे प्लेन में पहुँच चुके हैं जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री कहीं आगे है या 90 डिग्री पीछे है, ठीक। तो 90 डिग्री आगे है, तो 90 डिग्री अगर आगे है तो हम समझ गए कि अब हमको वापस 90 डिग्री जाना है। तो हमने जहाँ पे हम घुमा के लेके रुके तो हम उसको वापस उतना घुमाते 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 90 घुमाते ले जाएंगे और वो यहाँ से मिल जाएगा। कितना घुमाना है वो एकदम यहाँ से पूरा नीचे सर्कुलर स्केल इसीलिए लगाया है, वो साफ साफ दिखेगा पूरा, ठीक है, कि कहाँ पे है और कितना 90 डिग्री घूमने के बाद पहुँचे। तो ये हो गया। तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप अच्छे से याद रहे। अब देखो, अब मुझको इसकी डिप सर्किल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिप सर्किल को मैं मिटा देता हूँ। अब इस पर मैं 2 से 3 क्वेश्चन करा देता हूँ और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। देखो पहला क्वेश्चन, एक्चुअल, अरे यार ये लिखूंगा नहीं अब मैं ना, ठीक है, मैं सीधे लिखता हूँ। कहीं पे डेल है मान लो 30 डिग्री, ठीक है, डेल कितना है 30 डिग्री, और फाई है मान लो 60 डिग्री, ठीक है। तो डेल डैश बताओ, डेल डैश बताओ, मतलब एक्चुअल एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है, नए वाले प्लेन का एंगल 60 डिग्री, तो उसमें एंगल ऑफ डिप बताना है। तो हम लगाएंगे tan डेल डैश इज इक्वल टू tan डेल ओवर कॉस फाई। तो tan डेल कितना, tan 30 डिवाइडेड बाय कॉस 60, तो tan 30 1/√3 डिवाइडेड बाय कॉस 60 1/2, तो डेल डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3। ये आंसर आ जाए, जो भी आए वो आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूँ इफ़ डेल डैश इज इक्वल टू 60 डिग्री और डेल मान लो फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, तो डेल कितना होगा। कोई 2 दे के एक पूछ लिया जाएगा, तो मैं कोई इसमें बहुत ज़्यादा हाईटेक कुछ कर नहीं रहा हूँ। tan डेल डैश इज इक्वल टू tan डेल डिवाइडेड बाय कॉस फाई। tan डेल डैश कितना, tan 60√3, tan डेल निकालना है डिवाइडेड बाय cos 30, cos 30 कितना √3/2, तो tan डेल कितना आ जाएगा 3/2। तो डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बनेगी तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे tan इनवर्स करके, ये आंसर आ गया। इतना तो सबको पता ही है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। एपरेंट एंगल ऑफ डिप और एक्चुअल एंगल ऑफ डिप में रिलेशन है ये, ठीक है। मिटा दूं। अब देखो, अब एक और अच्छा क्वेश्चन, और ये पूछा गया है, इनमें से भी पूछे गए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कई बार। देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो फाई 1 डेल 1, फाई 2 डेल 2 और एक्चुअल बराबर डेल, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डेल डेल 1 एंड डेल 2। सुनो, डेल 1 एक नए प्लेन में एंगल ऑफ डिप है, डेल 2 एक और नए प्लेन में एंगल ऑफ डिप है, वो दोनों नए प्लेन हैं। मैंने कहा था दो, वो कुछ भी हो सकता है, वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बात काम की कि इफ दीज 2 प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ 2 प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो देखो मैंने कहा कि tan डेल 1 इज इक्वल टू tan डेल डिवाइडेड बाय कॉस फाई 1, ठीक है। फिर उसके बाद tan डेल 2 इज इक्वल टू tan डेल ओवर कॉस फाई 2, ठीक। अब ये तो सबको पता है, फाई 1 प्लस फाई 2 कितना है, यहाँ लिख दूँ,
φ1 प्लस φ2 कितना है 90 डिग्री, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो φ2 यहाँ से ले लो, यहाँ ले लो, टेन डेल ओवर φ2 की जगह 90 माइनस φ1, तो ये बन जाएगा साइन φ1। ठीक है, अब देखो वहाँ से अगर cos φ1 आया टेन डेल ओवर टेन डेल 1, साइन φ1 आया टेन डेल ओवर टेन डेल 2, स्क्वायर करके ऐड करो, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन स्क्वायर करके ऐड कर लो। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या आएगा, कॉस स्क्वायर φ1 प्लस साइन स्क्वायर φ1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर डेल ओवर टेन स्क्वायर डेल 1 प्लस टेन स्क्वायर डेल ओवर टेन स्क्वायर डेल 2। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 हो जाएगा। ठीक, ये कॉमन आके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर डेल, ये 1/10 कितना हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर डेल 1 प्लस 1/10 कॉट स्क्वायर डेल 2, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन ये रिलेशन तुमको याद रहेगा। ठीक है, कर सकते हो इतना काम, ये रिलेशन भी याद करना है अच्छे से। क्या केस है, मिटा दूं, अब हेडिंग डालो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। देखो ये अपने पास एक बार मैग्नेट है ऐसे, ठीक, और इसके पीसेस कर दिए, मान लो 4 पीस बराबर एकदम इक्वल, ऑल इक्वल पार्ट्स। ठीक, ऐसी थी पहले। ठीक है, इनिशियली ऐसे थी, दिस इज इनिशियली। ठीक, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना रहा होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। ठीक, वो थिकनेस मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, थिकनेस तो होगी कुछ ना कुछ। ठीक, अब तुम ऐसे काटोगे, 4 टुकड़े कर देते हैं। तो इस केस में अच्छा एक चीज़ पहले देख लो, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट में 4 टुकड़े बाद में ही करेंगे, पहले छोटी छोटी बातें समझ लो तभी समझ में आएगा यार, वरना तुम दिक्कत में पड़ जाओगे। देखो 2 तरीके से काटेंगे बार मैग्नेट को, एक तो ऐसे काटो, पहला केस किधर है, परपेंडिकुलर टू लेंथ। ठीक है, तो इनिशियली डायपोल मोमेंट कितना होगा, m पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। फाइनली इक्वल पार्ट्स बनाए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू लेंथ इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। फाइनली कितना होगा, नया वाला डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ L/2, तो m डैश कितना आया, m/2। ठीक है, देखो पोल स्ट्रेंथ इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, तो तुमने काट के इसका लेंथ आधा कर दिया, तो लेंथ आधा हो गया, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई, तो डायपोल मोमेंट हो गया आधा। ठीक है, दूसरा केस, along the length along the axis, अगर ऐसे काटो, अगर ऐसे काट दोगे तो क्या है,
तो 2 पार्ट बनेंगे फिर से। तो इस बार जो एम डैश आएगा, इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, लेकिन लेंथ उतनी ही रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी जितना है इसका आधा कर दूंगा तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितना एरिया। तो फिर से डायपोल मोमेंट पहले वाले डायपोल मोमेंट का हाफ हो जाएगा, ठीक है। एम इंटू एल को मैंने कैपिटल एम लिख दिया, तो फिर से हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 तरीके से काटेंगे। अब दोनों को मिला के काटेंगे, ठीक है। तो काटने पे पोल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो डायपोल मोमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसको मिटा के मैं अब ज़्यादा पार्ट्स में इसको काटता हूँ। देखो अब ऐसे काटो, ठीक है। इसकी कोई थिकनेस है वो सामने से मैं ऊपर से बना रहा हूँ बस, ठीक है। इसको ऐसे काटो, चारों इक्वल पार्ट्स हैं, एकदम इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ऑल इक्वल पार्ट्स। तो इनिशियली मैं कहता हूँ लेंथ एल थी। अगर मैं तुमसे कहूँ इनिशियली, देखो पोल स्ट्रेंथ एम थी, लेंथ थी एल, और डायपोल मोमेंट था कैपिटल एम, ठीक है। अब किसी एक पीस का डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो किसी एक पीस को उठा लो, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी हो गई, L/2। तो सिंपल, इस बार एम डैश कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आधा हो गया, लेंथ भी आधी हो गई, तो एम डैश इज इक्वल टू m/4, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ इधर 4 पार्ट में काटा था तो m/4 आ गया, 9 इक्वल पार्ट्स में काट दूँ मैं, अगले वाले में काट दूंगा, ठीक है। देखते जाओ। अगर मैं ऐसे काट दूँ तो 9 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अब एम डैश कितना होगा, तो पोल स्ट्रेंथ लिखता हूँ, पोल स्ट्रेंथ एम डैश कितना होगा, m/3, लेंथ एल डैश कितना होगा, L/3। तो डायपोल मोमेंट एम डैश कितना होगा, m/3 L/3, तो एम डैश इज इक्वल टू m/9। तो 9 पार्ट्स में काटा, सब इक्वल हैं, ऑल इक्वल, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पोल स्ट्रेंथ पूछी जाती है, डायपोल मोमेंट पूछा जाता है, लेंथ तो नहीं पूछी जाती। और जनरल केस देखो, अगर मैं n इक्वल पार्ट्स में काट दूँ, n इक्वल पार्ट्स, अगर n इक्वल पार्ट्स में काटूँ तो देखो 9 में काटा था तो 9 का रूट है ये, तो कहने का मतलब पोल स्ट्रेंथ जो आएगी वो m/√n, लेंथ कितनी आएगी L/√n, और पोल स्ट्रेंथ कितना, डायपोल मोमेंट कितना आएगा, वो आएगा m/n। जितने में काटोगे उतने से डिवाइड करते हैं, 9 में काटा तो 9 से डिवाइड किया, उसका √93, तो वही है, जितने में काटा उनका रूट, तो बस ऐसे है, ठीक है। काटा है बराबर बराबर, ठीक है। तो ऐसे करके काटेंगे तो ये हो जाएगा। अब चलो ठीक है, अब बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड तब तक इसको रिवाइज करो, 2 क्लास और बची, दोनों में ही फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। ओके बाय।